यानी आउटर कवरिंग है प्लाज्मा लेमा। आउटर कवरिंग क्या है? प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा जैसा कि हम लोग सेल में ही पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं कि प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन की बनी होगी। तो प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे जैसे ही पहुंचेंगे हम लोग तो आ जाएगी हम लोगों का साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा, बस समझ गए। और प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, तो आ जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये 2 पार्ट आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बस समझ गए। यहाँ पर क्या होता है बेटा, हर जगह तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तो प्रेजेंट है ही, लेकिन अपने आप में साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया एक्टोप्लाज्म और दूसरा डिवाइड किया गया एंडोप्लाज्म। बात समझ गए? एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म ये डिवाइड किया गया। और न्यूक्लियस एज यूजुअल है कि डेवलप होगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो ये न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है उस कंडीशन पे क्या होता है कि हम लोग इसको प्रिमिटिव बोलते हैं बट प्रोकैरियोटिक नहीं बोलते हैं। इसलिए कि हमारे न्यूक्लियस में होना क्या चाहिए, हमारे न्यूक्लियस में क्रोमैटिन पार्टिकल्स होने चाहिए, यानी क्रोमैटिन नेटवर्क होना चाहिए। लेकिन इनके न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नेटवर्क ना होकर क्रोमैटिन पार्टिकल होते हैं, और वही एक मेन कॉज है कि इसको हम लोग आवाज कट गई। इसको हम लोग क्या करते हैं कि कह देते हैं कि न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, ये न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। हम क्या बोल देते हैं इसको कि ये न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक नहीं है बट प्रिमिटिव है। बस समझ में आ रही है? बस समझ में आ रही है बेटा? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? देखो हमने क्या किया, प्रोटोजोआ की आउटर कवरिंग प्लाज्मा लेमा, उसके जस्ट नीचे प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में डिवीजन है यहाँ पर, जबकि है ये सिंपल एनिमल लेकिन फिर भी साइटोप्लाज्म में डिवीजन है, सिंपल है इसीलिए डिवीजन है। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, तो कहते हैं कि जो प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे लेयर है दैट इज नोन एज एक्टोप्लाज्म। प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे लेयर है एक्टोप्लाज्म और उसके जस्ट नीचे एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हो गया हाइलाइन लेयर और दूसरा हो गया प्लाज्मा जेल। तो पहली लेयर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सॉल। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सॉल। बात इतनी क्लियर हो गई? यस मैम। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? हमने क्या बोला कि प्रोटोजोआ के फाइलम प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें आउटर कवरिंग प्लाज्मा लेमा के जस्ट अंदर प्रोटीनस जेली लाइक लिक्विड, प्रोटोप्लाज्म is divided into cytoplasm and nucleus, cytoplasm again divided into ectoplasm and ectoplasm again divided into hyaline layer and plasma gel, और endoplasm is also called plasma sol। अब हम इसको समझेंगे कैसे कि एक ग्लास में हमने जूस भर के रख दिया है, तो जब हम जूस भर के फ्रिज में रख देंगे तो जिसका पल्प होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर देखा पानी आ जाता है। तो वो जो ट्रांसपेरेंट पानी है, वाटर जो है हम लोगों का, वो है हमारा ट्रांसपेरेंट लेयर, हाइलाइन लेयर। बात समझ गए? जैसे हम किसी भी चीज को ग्लास में फिल करके रख देते हैं फ्रिज में या कहीं पर रख देते हैं, तो जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है वो पीपीटी के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग कोई चीज किसी को देते हैं तो उसको स्टेक करके दे रहे होते हैं कि सारा कुछ मिक्स हो जाए। बात समझ गए? तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि हाइलाइन लेयर ट्रांसपेरेंट है, फिर प्लाज्मा जेल है, इन दोनों में कुछ नहीं है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मा आएगा उस एंडोप्लाज्म में सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। बात इतनी क्लियर हो गई? सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। और ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं बेटा? सारे होंगे, माइटो, गोल्जी, ईआर, राइबो, लाइसो, सेंट्रोस, सब कुछ, ठीक, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, राइबोसोम माइटोसिस सब कुछ प्रेजेंट है। लेकिन एक मेन जो ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल। जबकि अगर देखा जाए हम लोग प्लांट और एनिमल में डिफरेंस पढ़ते हैं तो वहां पर यही डिफरेंस होता है कि वैक्यूल इन द प्लांट सेल, वैक्यूल आर प्रेजेंट इन लार्ज इन साइज। इन प्लांट सेल वैक्यूल लार्ज इन साइज होती है,
बट इन एनिमल सेल वैक्यूल्स एब्सेंट होती है या रिड्यूस कंडीशन प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ को छोड़कर जहां पर भी होगी वैक्यूल वहां पर हम लोगों की वैक्यूल छोटी होगी। तो फाइलम प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में वैक्यूल है, बाकी और कहीं वैक्यूल है ही नहीं। हम देखेंगे पोरीफेरा पढ़ेंगे वहां पर भी नहीं है, सिनेटेटा पढ़ेंगे वहां पर भी नहीं है, प्लेटी एसके एनालिटा कुछ भी पढ़ेंगे नथिंग एल्स, कहीं पर भी नहीं है। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी यस क्लियर हो गई मैम। बेटा? तो अब यस हमने मैम। क्या कहा कि ये वैक्यूल आ गया हमारा, ठीक है, ये वैक्यूल आ गया। तो वैक्यूल की कंडीशन क्या हो गई है? वैक्यूल की ये कंडीशन आ गई है हम लोग की कि इसमें वैक्यूल होती है 3 टाइप की। एक होती है फूड वैक्यूल, दूसरी होती है वाटर वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। यानी कोई काम तो इसको करना नहीं है, इसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये किस टाइप का काम करता है? तो देखो, फूड वैक्यूल किसके एनालोगस है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल के। और वाटर वैक्यूल किसके एनालोगस है? छोटी छोटी वाटर वैक्यूल मिलकर एक लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाती है। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यानी फूड वैक्यूल फॉर फूड, फूड वैक्यूल फॉर फूड, फॉर फूड और वाटर वैक्यूल फॉर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, फॉर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। बात समझ गए? और मैम कॉन्ट्रेक्टाइल पूरा वैक्यूल बोर्ड नहीं फॉर आ पा उसमें रहा। ज्यादा जूम कर दिया ऐसा है हमने, 1 मिनट। अब ठीक है? यस मैम अब सही है बिल्कुल। सही है ना? देखो, यस मैम। फूड वैक्यूल क्या है? फॉर फूड, वाटर वैक्यूल फॉर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? फॉर यस ऑस्मो मैम। रेगुलेशन। अब देखो, अगर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट तो हमारा यही से हुआ है, यानी अगर हम इसके बारे में नहीं पढ़ते तो हम पूरी तरह तक नहीं पहुंचते। क्योंकि हम पहली जैसे स्टेयर्स चढ़ना है तो पहली स्टेयर्स नहीं चढ़ेंगे तो सेकंड में कैसे पहुंच जाएंगे या थर्ड में कैसे पहुंचेंगे? तो पहली पे तो आना ही पड़ेगा। तो हमने प्रोटोजोआ पहले पढ़ा और प्रोटोजोआ में ही कुछ टर्म्स ऐसे थे जो हम लोगों को मालूम चले जो हमारे यहाँ पर कुछ और फॉर्मेट में प्रेजेंट है। बात समझ गए? जैसे हमने कहा कि फूड वैक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, क्या काम करती है? फॉर फूड, इनटेक ऑफ फूड के लिए है। एक्चुअल में इसके पास फूड वैक्यूल भी नहीं है। ये क्या करता है? जैसे ही प्रे आता है इसके कांटेक्ट में, इसके सूडोपोडिया ऐसे 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 जाके कवर कर देते हैं। कवर कर दिया तो जो ये अंदर बना ये वैक्यूल बन गई। वैक्यूल इस पॉइंट से डिटैच हो गई और अंदर बॉल में फूड आ गया। उस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम है, इस डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। तो ये जो फूड वैक्यूल है हमारे किस ऑर्गन के एनालोगस से? एलिमेंट्री कैनाल के। बात समझ गए? ये हम लोगों को यस मैम। बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चन कभी कभी आता है। अगर आप बीएससी ऑनर्स का ये पेपर देंगे या सिविल सर्विसेज की तरफ भी जाते हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं और अपना अपना सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो आपको ये सारी बातें बहुत ही डीपली पूछी जाती हैं। इधर रफली ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ना हम लोग को, क्योंकि हम लोग को तो मेन सब्जेक्ट बायो है। तो हमको यही बताना चाहिए ये किसके एनालोगस है? अपनी बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल के। वाटर वैक्यूल छोटी छोटी वाटर वैक्यूल मिलकर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना रही है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हेल्प हो रही है, एक्सक्रीट आउट करने के लिए हेल्प हो रही है। तो ये किसके एनालोगस है? किडनी के, क्योंकि हमारे यहाँ किडनी एक्सक्रीट आउट करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। तो हमारे यहाँ किडनी सब काम कर रहा है। तो इनके यहाँ पर कौन काम कर रहा है? किडनी के कॉम्परेटिव में इनके यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल काम कर रही है। और क्या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पहले से बॉडी में प्रेजेंट थी? नहीं प्रेजेंट थी। छोटी छोटी वाटर वैक्यूल मिल गई। जब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन गई बड़ी सी तो अब अमीबा अपने आप को फ्लसिड फील करने लगा। तो ये जाकर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पीछे से गई और बस कर रही, तो बाहर ऐसे पानी निकल गया और फिर अमीबा बंद हो गया। और अमीबा ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि अमीबा इमोर्टल है। जो सेगमेंट हम अमीबा का कट करेंगे अगर उसमें न्यूक्लियस गया तो दे कन्वर्ट इनटू अ न्यू अमीबा। बस समझ गए? यस उज्जवल, मैम। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो मैम। इतनी बात समझ आए? यहाँ से यस हम मैम। कहते हैं कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस डेवलप है लेकिन है प्रिमिटिव। क्यों? क्योंकि हमारे पास होना चाहिए क्या? क्रोमेटिन नेटवर्क, जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। होना तो ये चाहिए अगर यस यूकेरियोटिक मैम। है, लेकिन इसके पास क्रोमेटिन नेटवर्क ना होकर क्रोमेटिन पार्टिकल होते हैं। क्रोमेटिन पार्टिकल होते हैं, क्रोमेटिन पार्टिकल होते हैं।
बात समझ गए? इसके पास क्रोमेटिन नेटवर्क ना हो, क्रोमेटिन पार्टिकल होते हैं। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो इतनी मैम। बात में कोई प्रॉब्लम है? बात समझ में आ नो रही है? मैम। यस मैम। समझ गए? अब जरा देखो यस मैम। यहाँ पर क्या बताया गया कि सब कुछ प्रेजेंट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट है। हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात तो तब करें जब इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। एक्चुअल में तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट है। यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसी है? एब्सेंट है। इतनी एब्सेंट। बात क्लियर हो गई? ठीक, यस मैम। मतलब सेक्सुअल को कोई लेना देना नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं है, कोई कुछ डेवलपमेंट है ही नहीं। दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ये होता है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा लेमा, बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा लेमा, बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा लेमा। इतनी बात क्लियर हो गई? यस एक्सक्रीशन मैम। रेस्पिरेशन बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा लेमा। ठीक है, ये जो प्लाज्मा लेमा के थ्रू हो रहा है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये प्लाज्मा लेमा के थ्रू हो रहा है। प्रोसेस कौन सी हो रही है? हो रहा है प्लाज्मा लेमा के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, थ्रू द डिफ्यूजन, थ्रू द डिफ्यूजन। बात समझ गए? यहाँ पर प्रोसेस हो रही है डिफ्यूजन। और ये जो एक्सक्रीट आउट कर रहा है इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, एक्सक्रीटरी इसका वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट वो है अमोनिया। एक्सक्रीटरी वेस्ट है इसका अमोनिया। ये अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करता है क्योंकि अमोनिया लेस टॉक्सिक होता है। अमोनिया लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करता है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है। और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अमोनोटिलिज्म। क्या बोलते हैं? अमोनोटिलिज्म। बात समझ गए? जहां पर अमोनिया यस मैम। एक्सक्रीट आउट करा जा रहा है उसको हम लोग अमोनोटिलिज्म के नेम से जानते हैं। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ठीक, देखिए मैम लिख लिया। हो गया? यस मैम। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है? नो मैम। अब देखो, अब हम लोग आ जाएंगे इसके डाइजेशन में, किसका डाइजेशन कैसे होगा। यानी इसमें अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर लिया तो इस प्रोसेस को अमोनोटिलिज्म बोलते हैं। अमोनोटिलिज्म बोलेंगे और एनिमल को अमोनोटिलिक बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते क्या है कि एक आता है रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, दूसरा आता है न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन कैसा होगा। न्यूट्रिशन कैसा होगा, बात समझ गए? न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। तो पूरे फाइलम प्रोटोजोआ में 4 टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। पूरे फाइलम प्रोटोजोआ में 4 टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। पहला न्यूट्रिशन हो जाएगा होलोजोइक, होलोजोइक, होलोफिटिक, होलोफिटिक, सेप्रोजोइक, सेप्रोजोइक और सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक। 4 टाइप का न्यूट्रिशन है। हम क्या करें, इनटेक ऑफ फूड को न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो पहला आया होलोजोइक, यानी फीड ऑन कंप्लीट एनिमल, फीड ऑन कंप्लीट एनिमल, कंप्लीट एनिमल, इसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। होलोफिटिक क्या है, फीड ऑन कंप्लीट प्लांट, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट प्लांट। फिर सेप्रोजोइक फीड ऑन डेड एनिमल, डेड एनिमल,
बात समझ गए, डेड एनिमल। और सेप्रोफिटिक का मतलब होता है फीड ऑन डेड प्लांट, फीड ऑन डेड प्लांट। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो न्यूट्रिशन है वो हम लोगों का अमीबा यानी फाइलम प्रोटोजोआ में, पूरे फाइलम प्रोटोजोआ में 4 टाइप का न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोजोइक, सप्रोफिटिक। अमीबा खुद भी माइक्रोस्कोपिक है, तो अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को ही खाएगा, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को ही खाएगा। और खाने का एक ही स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेक्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो यही है, खाएंगे, पिएंगे, पचाएंगे, बचाएंगे और कंडक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो ये न्यूट्रिशन का टाइप है, होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोजोइक, सप्रोफिटिक। यानी फीड ऑन कंप्लीट एनिमल, फीड ऑन कंप्लीट प्लांट, फीड ऑन डेड एनिमल, फीड ऑन डेड प्लांट। बात समझ गए, ये इतनी Yes, प्रोसेस हो ma'am. गई न्यूट्रिशन की। दूसरी बात यहाँ पे क्या आ गई कि अगर अब हम आ जाए रिप्रोडक्शन पे, तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसमें, तो रिप्रोडक्शन होगा बाय फिजन, यानी असेक्सुअल होगा, असेक्सुअल होगा और सेक्सुअल होगा। बात समझ गए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फिजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फिजन। फिजन भी होते हैं 2 टाइप के, एक होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। बात समझ गए। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट्स, बाय गैमीट्स, Gamete. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट्स। ठीक है, तो गैमीट्स के थ्रू होना है, लेकिन यहाँ तो गैमीट्स बनेंगे ही नहीं, तो इसको यहाँ से रब कर देंगे, तो लिख देंगे बाय कॉन्जुगेशन, बाय कॉन्जुगेशन। क्योंकि गैमीट तो तब बनेंगे जब मेल फीमेल में कुछ सेपरेशन होगा, मेल फीमेल में जब कुछ सेपरेशन होगा तब गैमीट बनेंगे, तो गैमीट बनना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बाय कॉन्जुगेशन होगा। फिर स्पोरुलेशन, इंसिस्टमेंट, ये सारी कंडीशन आती रहेगी इसमें। हम लोग क्या देखते हैं कि जो युगलीना है, युगलीना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल कहा गया। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि प्लांट और एनिमल में क्या पोजीशन आती है कि जब ये ऑटोट्रॉपिक होता है, फूड को प्रिपेयर करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, और फूड को प्रिपेयर करने के बाद जब ये हम लोगों का फूड प्रिपेयर कर लेता है, फिर लोकोमोशन करने लगता है। तो यहाँ पे एक डाउट आ गया कि इसको किस ग्रुप में रखा जाए, तो इसके लिए ग्रुप बनाया गया कि दीज आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल। ये हम लोग का प्रोटोजोआ है, और इन प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, मलेरी, फाल्सीपेरम और युगलीना, ट्रिपैनोसोमा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा, नोट कर लीजिए बेटा इसको। मैम कर लिया। मैम हो गया नोट। हो गया। अब देखो, अब आ गए हम लोग नेक्स्ट फाइलम, फाइलम पोरीफेरा पे। फाइलम पोरीफेरा पे पोरीफेरा, जैसा कि नेम से ही पता है, पोरीफेरा वर्ड क्वाइंड बाई, वर्ड क्वाइंड बाई रॉबर्ट ग्रांट, रॉबर्ट ग्रांट। बात समझ गए, पोरीफेरा वर्ड दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने। ठीक है, दूसरी बात, पोरीफेरा में पोरी अफेरा, पोरी का मतलब होता है पोर बियरिंग, पोर बियरिंग, और फेरा का मतलब, सॉरी, पोर और फेरा का मतलब होता है बियरिंग, यानी ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि पोर बियरिंग होते हैं, इसलिए इनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। बात समझ गए, पोरीफेरा वर्ड जो है रॉबर्ट ग्रांट ने प्रपोज किया था, और पोरीफेरा में पोर बियरिंग एनिमल्स आते हैं, जो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं उनको स्पॉन्जेस के नेम से जानते हैं। बात समझ गए।
जो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं उनको स्पॉन्जेस के नेम से जानते हैं। दूसरी बात क्या, दीज आर एक्वेटिक इन नेचर, एक्वेटिक इन नेचर, aquatic in nature, some found in fresh water, some are marine, बस समझ गए। दूसरा, Yes, ma'am. एनिमल्स आर कोलोनियल, एनिमल्स कैसे हैं, कोलोनियल, एंड colony attached to the substratum से कॉलोनी अटैच्ड होती है, बस समझ गए। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि अगर जो चल ना पाए और सबस्ट्रेटम से अटैच रहे, चलने में कैपेबल ना हो, तो उस वर्ड के लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं सेसाइल। अगर कोई इंसान फ्लोट कर सकता है, अपने पैरों का हेल्प यूज करके मूव कर सकता है, स्विम कर सकता है, तो हम उसके लिए कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई एनिमल नहीं चल पाता है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है सेसाइल, बस समझ गए। वो तो लोकोमोटरी है, जो चल रहा है, जैसे हम लोग चल रहे हैं, अगर फिशेज हैं तो वो स्विम कर रही हैं, तो फिन्स का यूज कर रही हैं। लेकिन जो चल नहीं पा रहा है, कॉलोनी बनाकर बैठा हुआ एक जगह पर, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेसाइल। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेसाइल। Sessile. बात समझ में आ गई। Yes, sir. जो चल ना पाए वो सेसाइल। उसके बाद चलो देखो, कॉलोनी अटैच टू द सबस्ट्रेटम, पोर बियरिंग एनिमल है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। पहला देखेंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, पहला, ये पहली बात हो गई। दूसरा, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब हुआ बेटा, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ दैट इज 2 layers हैं, दो लेयर, ecto and endo. एक्टो, समझ गए, एक्टो Yes, और ma'am. एंडो के बीच में मीजोडर्म होना चाहिए, बट यहाँ पर मीजोडर्म नहीं है। यहाँ पर नहीं है। एक लिक्विड मटेरियल है जो लुक लाइक अ मीजोडर्म है, जैसे कोई चीज नहीं है हमारे पास तो उसकी जगह पर कोई सप्लीमेंट हमने यूज किया है, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपने स्कूल में पढ़ते होगे तो कोई टीचर नहीं आता तो किसी टीचर का अरेंजमेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्टो एंडो नहीं है, तो उसके लिए क्या चीज अरेंज की गई है, दैट इज नोन एज मीजोहाइल। एक लिक्विड मटेरियल है जिसको बोलते हैं मीजोहाइल। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट कि मीजोहाइल प्रेजेंट इन विच फाइलम, क्योंकि ये दो वर्ड है, वन इज मीजोहाइल, सेकंड वन इज मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन सीलेंट्रेट्स बट मीजोहाइल प्रेजेंट इन पोरीफेरंस। बात समझ गए, बात समझ Yes, में आई ma'am. बेटा। दूसरा क्या है, सम एनिमल्स आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंजमेंट है, तो सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, तो कुछ लोगों की सिमेट्री नहीं डिसाइड हो पाई, लेकिन मोस्टली एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, मोस्टली एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। बात समझ गए, Yes, ma'am. इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, Yes, ma'am. बाइसेक्सुअल, यहाँ पर हम लोगों ने वर्ड यूज कर लिया है, प्रोटोजोआ में नहीं वर्ड यूज किया था। बाइसेक्सुअल यानी एमआरओ एंड एफआरओ प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, एमआरओ एंड एफआरओ आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। बस समझ गए, बाइसेक्सुअल मींस एमआरओ एंड एफआरओ आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिज्म में एमआरओ और एफआरओ प्रेजेंट होगा, ठीक है, बाइसेक्सुअल। दूसरी बात यहाँ पे क्या देखते हैं, तो बाइसेक्सुअल के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट, Yes, ma'am. जो एनिमल बाइसेक्सुअल होगा उसके लिए हर्मेफ्रोडाइट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। पूरी बॉडी पोरस है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन based on locomotory organelles। बात समझ गए, क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीक्यूल्स पे बेस्ड होता है क्लासिफिकेशन, एंड स्पीक्यूल्स मेड स्केलेटन, स्पीक्यूल्स से क्या बना हुआ है, स्केलेटन। बात समझ गए, स्पीक्यूल से क्या बना हुआ है,
स्केलेटन। Skeleton. इतनी बात क्लियर Yes. हो गई बेटा? Yes, ma'am. देख लीजिए। मैम हो गया। हो गया? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। कितने पॉइंट्स क्लियर है ना सब? एक एक Yes, पॉइंट ma'am. क्लियर रखना। और Yes, इसमें ma'am. क्योंकि बस याद कॉम्पैरेटिव करना है। स्टडी है पूरी, हाँ कॉम्पैरेटिव स्टडी है इसकी। अगर कॉम्पैरेटिव पढ़ते जाओगे कि प्रोटोजोआ से हम कितना प्रोग्रेस किए हैं पूरी पिरामिड में, तो अपने आप, और हम डेली जो प्रीवियस होता है वो सुन लेते हैं कि कल क्या पढ़ाया, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मतलब सब लोग एनिमल किंगडम को बहुत टफ चैप्टर समझते हैं, लेकिन सब जितना इजी एक चैप्टर उतना कोई है ही नहीं चैप्टर एक्चुअल में। देखो अब कंडीशन क्या आई, अगर हमने इसका डायग्राम ड्रॉ किया, सपोज दैट बेस शेप डायग्राम रिजवास बना होता है फ्लावर पॉट, उस तरीके से है। देखो इन्होंने क्या बोला, ये पूरा एक साइकन है, साइकन है, एक एनिमल कॉलोनी से हमने एक एनिमल निकाल दिया, ये इसका सबस्ट्रेटम है। ये क्या है? सबस्ट्रेटम है। Substrate. बस समझ गए? ये स्पिक्यूल्स हैं, ये स्पिक्यूल्स हैं, ये ऑस्टिया है, ये ऑस्कुलम है। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने बॉडी में पोर्स प्रेजेंट हैं, जो बॉडी में पोर्स प्रेजेंट हैं, Substrate. हाँ जो बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ऑल बॉडी पोर्स इज नोन एज ऑस्टिया। ठीक, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो बॉडी पोर्स जो प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। और ऑस्टिया फॉर्मेशन किसकी हेल्प से हुआ है? ऑस्टिया फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ, फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ, ऑस्टिया का फॉर्मेशन किससे हुआ है? पोरोसाइट सेल से, पोरोसाइट सेल से, पोरोसाइट सेल से। यानी each function performed, each function performed a single cell, इसी का नाम है सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक है, रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है, कहीं कुछ एनिमल्स एसिमेट्रिकल है। उसके बाद क्या है, ये जो ऑस्टिया है, ऑस्कुलम है, स्पिक्यूल्स है, इन सब का फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक सेल्स कर रही होती है। तो यहाँ पर देखते क्या है कि जो बॉडी पोर्स है उनको बोलते हैं ऑस्टिया, और ऑस्टिया का फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ पोरोसाइट सेल होता है। ऑस्टिया फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ पोरोसाइट सेल। बात इतनी क्लियर हो गई? ऑस्टिया Yes, का ma'am. फॉर्मेशन पोरोसाइट सेल से होता है। और ऑस्कुलम का फॉर्मेशन एंटीरियर इंटर एक फोर है। ऑस्टिया एक्ट एज माउथ, ऑस्टिया एक्ट एज माउथ, ऑस्टिया माउथ की तरह वर्क कर रहा है। और ऑस्कुलम एक्ट एज एनस, एक्ट एज एनस। बात समझ गए? ऑस्कुलम Yes, एनस की sir. तरह वर्क करता है, ऑस्कुलम एनस की तरह, ऑस्टिया माउथ की तरह। तो माउथ हो गए कई सारे और एनस हो गया एक, और प्रोसेस हो गई उल्टी, जाना इधर से निकलना इधर से। क्योंकि ऐसा होना चाहिए यहाँ से आकर यहाँ जाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ से आकर यहाँ जा रहा है। बस समझ गए? Yes, बस ma'am. समझ गए ना? अब जरा Yes, ma'am. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि ऑस्कुलम का फॉर्मेशन, ऑस्कुलम इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ, osculum is formed by the help of, myocyte cell, myocyte cell। osculum का फॉर्मेशन myocyte cell से होता है और ऑस्टिया का फॉर्मेशन पोरोसाइट सेल से होता है। कितनी बात क्लियर हो गई? osculum is formed by the help of myocyte and ostia is formed by the help of porocyte। बात इतनी क्लियर हो गई?
उसके Yes, बाद ma'am. यहाँ देखते हैं कि आउटर लेयर एक्टोडर्म है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, एक्टोडर्म 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 formed by the help of ectoderm formed by the help of pinacocyte cell pinacocyte cell pinacocyte cell इतनी बात क्लियर हो गई. So for ectoderm is known as so for ectoderm is known as pinacoderm. Ectoderm is known as pinacoderm. Ectoderm formed by the help of pinacocyte cell. So for ectoderm is known as pinacoderm. इतनी बात क्लियर हो गई. Yes, Ectoderm ma'am. is known as pinacoderm. अब इन्होंने क्या बोला, उसके बाद देखते क्या है, हर काम एक सेल कर रही है. तो यहाँ पर कितनी सेल्स हो गई, मायोपोरो और पिनेको. एंडोडर्म formed by the help of formed by the help of कोइनोसाइट सेल. ठीक, इसलिए so for endoderm is also known as कोइनोडर्म. इतनी बात क्लियर हो गई. ectoderm formed by the help of osculum is formed by the help of myocyte, ostia by the help of porocyte, osculum by the help of myocyte, ostia by the help of porocyte, ectoderm formed by the help of pinacocyte, and endoderm formed by the help of coinocyte. So for endoderm is known as coinoderm and ectoderm is known as pinacoderm, क्योंकि ectoderm का फॉर्मेशन पिनेकोसाइट सेल्स के थ्रू हो रहा है. बनाइए इसको. Ma'am, हाँ बेटा बोलिए. मैम कुछ नहीं, लिख रहा हूँ. अच्छा, मैम आज की क्लास यहीं वाइंड अप कर देते हैं मैम, जरा जरूरी काम आ गया है. ठीक है. ठीक है. मैम एक मिनट एसएस ले लेते. थैंक यू मैम. ओके.